हेलो चैंपियंस, वेलकम टू इंग्लिश विद आनंद सर। बच्चों, आज का जो लेक्चर जो है ये 26 से स्टार्ट होगा। 26 से 50 तक हम जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम्स है जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी के द्वारा लिया गया जितने भी एग्जाम है उसमें पूछा गया ये है, राइट। एक चीज माइंड में ये क्लियर करें आप। इससे पहले दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपको ये जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में मैं उसको लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो आज का जो 26th लेक्चर जो इडियम्स है, विशल इन द डार्क। बच्चों, इसका हिंदी मीनिंग हम ये देखते हैं, जो डर को छुपाने के लिए बहादुरी का दिखावा करना या फिर आत्मविश्वास का नाटक करना, या फिर आप डर या अनिश्चितता में भी आत्मविश्वास का नाटक करते हैं। मतलब यू आर नॉट ब्रेव, यू आर नॉट रियल ब्रेव, यू आर कवर्ड, राइट। यू आर स्केयर्ड, यू आर फियरफुल। आप डरपोक हो, आप डरे हुए हो, और तब आप जो इस कंडीशन में आप बहादुरी दिखाते हो उसको हम क्या कहते हैं? विशल इन द डार्क। अब ये कहां से आया है? अब ऐसा देखो ना, जो आदमी डरपोक रहेगा वो अंधेरे में क्या करेगा? ये विशल बजाएगा, और ये दिखा रहा है अपने डर को छुपाने के लिए, राइट। तो ये यहीं से आया है। जो विशल इन द डार्क मीन्स टू प्रिटेंड टू बी ब्रेव, बहादुरी का प्रिटेंड करना, दिखावा करना, या फिर आत्मविश्वास का दिखावा करना, जबकि आप यू आर एक्चुअली स्केयर्ड और अनसर्टेन, राइट। तो इसका जो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही एक्टेड ऑल कूल बिफोर द एग्जाम बट ऑनेस्टली ही वाज जस्ट व्हिस्टलिंग इन द डार्क, ही हैड नॉट स्टडीड एट ऑल। अब इसका मतलब ये हो गया, जो ये एग्जाम से पहले कूल दिखने का दिखावा कर रहा था, बट ऑनेस्टली रियली कि ये ही जस्ट विस्लिंग इन द डार्क, ही हैड नॉट स्टडी एट ऑल। उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, ये बस दिखावा कर रहा है, राइट। तो होप इसका आप मीनिंग अंडर समझ गए होंगे। अब 27th है, पुट वंस फुट डाउन। अब पुट वंस फुट डाउन, अब इसको आप ऐसे समझो, कोई आदमी अपने पैर को नीचे जमीन पर क्यों रखेगा, राइट। या तो दृढ़ता से किसी चीज के खिलाफ आप खड़े होते हो या फैसला लेते हो, बिल्कुल। टू टेक अ फर्म स्टैंड और रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज, जब कोई चीज आप कड़ा रुख अपनाते हो या किसी चीज के खिलाफ आप फैसला लेते हो दृढ़ता के साथ, या टू असर्ट ऑथोरिटी स्ट्रांगली, कोई चीज को आप अपना ऑथोरिटी स्ट्रांगली दिखाते हो, तब उस समय आप अपने फुट को डाउन करते हो। अब ये कहां से आया है? द इमेज ऑफ समवन स्टैंपिंग देयर फुट टू शो डिटर्मिनेशन। जब कोई आदमी बिल्कुल जो पैर नीचे रखता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है वो क्या दिखा रहा है? दृढ़ दृढ़ता दिखा रहा है, और दृढ़ता के किसी चीज के खिलाफ वो फैसला दिखा रहा है दृढ़ता के साथ। अब एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन ही केप्ट स्पेंडिंग टू मच ऑन वीडियो गेम्स, she finally put her foot down and asked him to stick to a budget। अब जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, राइट, और बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा वीडियो गेम पे स्पेंड कर रहा है पैसे, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो थोड़ा सा मनी सेव करती है, तो वो क्या कहेंगे? शी फाइनली पुट हर फुट डाउन, वो बिल्कुल दृढ़ता दिखा करके ये बोला, और आस्क हिम टू स्टिक टू अ बजट। भाई बजट में खर्च करो, इतने आलतू फालतू में खर्च मत करो। तो पुट वन फुट डाउन का मतलब ये हो गया, जो टुक अ फर्म स्टैंड एंड रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज, कोई चीज से आप कंप्रोमाइज नहीं करते हो और फर्म स्टैंड लेते हो, तब आप यू आर पुटिंग योर फुट डाउन, राइट। अब 28 है, स्पिन वंस व्हील। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ, जो आप ऐसे सोचो ना, जो बिना किसी प्रगति के मेहनत करना, समय और ऊर्जा व्यर्थ करना, बर्बाद करना। अब आप एक जो पहिया है और उसको आप घुमा रहे हो, राइट, घुमा रहे हो, तो व्हाट डज इट मीन? यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, देयर इज नो डेवलपमेंट। वही है जो व्हेन व्हील स्पिन्स बट व्हीकल डज नॉट मूव। अब कोई व्हीकल है, अब ये मड में फंसा हुआ है या फिर आइस पे, बर्फ पे वो फंसा हुआ है, और उस समय आपका देखते हो जो व्हील जो है उसका बिल्कुल नाच रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ मतलब वो नाच ही रहा है, स्पिन ही कर रहा है उस समय, राइट, घूम ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो स्पिन वंस व्हील टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट ऑन समथिंग विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। एग्जाम्पल, आई स्टडीड फॉर आवर विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ थिंग। सपोज आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप घंटों पढ़ लिए, मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट यू स्पिनिंग योर व्हील्स बिफोर द टेस्ट।
मतलब टेस्ट के आने से पहले जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको आपने घंटों पढ़ लिया, सो यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू डिडंट अंडरस्टैंड, यू जस्ट यू आर स्पिनिंग योर व्हील्स। तो इसका मतलब हो गया स्पिनिंग वंस व्हील्स मींस बिना किसी प्रगति के मेहनत करना या समय और ऊर्जा का व्यर्थ करना, इसको कहते हैं टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट और समथिंग विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, बिना किसी प्रोग्रेस के समय व्यर्थ करना। रैट रेस नेक्स्ट जो है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसएससी में पूछा गया है, ये है इडियम से। एंड हियर आई वांट टू से समथिंग कि इफ यू लाइक दिस सेशन, बिकॉज जितने भी एग्जाम है जहां इंग्लिश सिलेबस है आपका, वहां ये पूछा ही जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। तो आपको ये आप वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट, आप उसको लाइक करिए, और आपको जो चीज इफ यू वांट टू add something or if you want something from us, आप जरूर कमेंट करें, लाइक जरूर करें इफ यू लाइक द सेशन, या फिर आपको जो चीज पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जो व्हाट वेयर वी नीड टू प्रोग्रेस, राइट। अब जो है नेक्स्ट है रैट रेस। अब आप देखो जो एक लैब मेज है, मेज मींस अ काइंड ऑफ सर्कल है, समझ गए, और रैट जो है वो ऐसे 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 नाच रहा है, राइट। तो क्या कर रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, बस अपना जो है रनिंग हार्ड बट गेटिंग नोवेयर। दैट मीन्स इसका मतलब यहां से ये हो गया, जो इट बिगिंस टू डिस्क्राइब द थिंग्स स्ट्रगल फॉर सक्सेस इन मॉडर्न लाइफ, ये यहीं से आया है रैट रेस। तो जो तनावपूर्ण और अंतहीन प्रतिस्पर्धा हो, ऐसा प्रतिस्पर्धा जो अंतहीन हो, तनावपूर्ण हो, जिसमें सफलता पाने के लिए अंधी दौड़ हो, जिसमें लोग थक भी रहे हैं फिर भी लगे हुए हैं, राइट। इसका पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे रवि नाम का लड़का है, वो म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है उसको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए धकेल दिए, राइट। मींस हिज पेरेंट्स पुश्ड हिम इनटू द रैट रेस ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। आपको पता ही है जो इंडिया में इंजीनियरिंग या फिर जो भी एग्जाम है, कंपटीशन का जो भी एग्जाम है, काइंड ऑफ रैट रेस ही है उन बच्चों के लिए जो जो यू नो दोज जिसका कप ऑफ टी नहीं है, राइट। कंपटीशन एग्जाम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक एग्जाम, राइट, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू मस्ट हैव जो एक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होना चाहिए, कंसिस्टेंसी का, निरंतरता, जिसको हम लगातार मेहनत करते, इस तरह का होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जो रवि म्यूजिशियन बनना चाहता था बट उसके पेरेंट्स जो है उसको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि एक रैट रेस है उसमें धकेल दिया, राइट। इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया जो फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर सक्सेस, जो बिल्कुल टेंस्ड कंपटीशन कॉम्पिटिटिव चीज है सक्सेस पाने के लिए, ऑफन इन स्ट्रेसफुल और मोनोटोनस एनवायरनमेंट स्पेशली इन जॉब एंड स्टडीज, राइट। उसको रैट रेस कहा जाता है, राइट। अब जो है बच्चों 30 नंबर हम देखते हैं, इसका क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब ये हो गया, जो अब ये कहां से आया है, ये यू 16वीं शताब्दी से। फिट्स मतलब क्या होता है, जो सडन एक्शन और बर्स्ट, और स्टार्ट्स मींस आपको पता ही है जो ब्रीफ बिगिनिंग। टुगेदर क्या हो गया, जो फिट्स मतलब एक्शन, सडन एक्शन, और स्टार्ट्स मतलब ब्रीफ बिगिनिंग, राइट। तो इस तरह से टुगेदर जो दोनों मिलकर इट ब्रीफ स्टॉप एंड गो प्रोग्रेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट, रुक रुक कर करना या अनियमित ढंग से किसी काम को करना, ये यहीं से आया है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स टू डू समथिंग इरेगुलरली, राइट, विद फ्रीक्वेंट इंटरप्शन और इनकंसिस्टेंसी। इफ यू जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ही स्टडीड फॉर एग्जाम्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, which is why he could not remember much during the test. Now suppose you are the aspirants of any exam, let's say SSC, NDA, CDS, या फिर जो IB है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का आप एस्पिरेंट्स हो, एंड यू स्टडीड फॉर योर एग्जाम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मींस देयर इज लेस चांस दैट यू कुड क्रैक द एग्जाम, राइट। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट अनियमित ढंग से आपको नहीं पढ़ना होगा, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस विथ कंसिस्टेंसी, राइट। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से, अनियमित ढंग से किसी काम को करना या फिर रुक रुक कर करना, ठीक है बच्चों। ये 31 हम लोग आगे हैं, मीली मॉथ। मीली मॉथ, अब ऐसा देखो ना, जो किसी कोई, ये कहां से आया है, सबसे पहले ये हम देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है।
जो इंसान का जिस इंसान के मुंह मीन्स माउथ में फुल ऑफ मील्स हो, मतलब बिल्कुल भोजन भरा हुआ हो, तो वो कोई चीज क्लियर नहीं बोल सकते, राइट। तो ये यहीं से आया है। इट केम टू डिस्क्राइब समवन हु अवॉइड स्पीकिंग प्लेनली और ट्रूथफुली। अब जाहिर सी बात है, जब आपका जो मुंह है फुल ऑफ ग्रेन्स है या फूड है, तो योर स्पीच इज नॉट क्लियर, मीन्स क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब है जो काइंड ऑफ उसको ऐसे लिया गया है, इट डिस्क्राइब समथिंग विच इज नॉट ट्रूथफुल, राइट। तो इसका मतलब सीधे सीधे बात ना करना, टाल मटोल करना, सच्चाई को घुमा फिरा कर करना, राइट। मिली मौत मतलब हुआ जो टाल मटोल करना या सच्चाई को नहीं बताना, सीधी बात नहीं करना, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आस्क्ड इफ ही लाइक द ग्रुप प्रोजेक्ट ही गेव अ मिली मौत रिप्लाई लाइक इट वाज इंटरेस्टिंग, राइट। मीन्स जब उनसे पूछा गया, यदि कोई चीज तुम्हें ही पूछा जाए, आप अपने दोस्त के पार्टी में गए हो, राइट, और वहां क्या है, फूड का इंतजाम था और फूड अच्छा नहीं था, राइट। तो आपसे पूछता है आपके फ्रेंड्स, हे व्हाट इज द, आई मीन हाउ वाज फूड। तो आप क्या कहते हो? यू गिव अ मीली माउथ रिप्लाई लाइक यस इट इज ओके टेस्टी। मीन्स यू आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, you are not speaking clear, you are giving a mealy mouth reply। mealy mouth reply मतलब सच्चाई नहीं बताना, टाल मटोल करना, झूठ तो मैं नहीं कहूंगा, यहां सीधे सीधे बात ना करना, राइट। तो इसको कहते हैं मिली माउथ। 32 जो है टीथिंग प्रॉब्लम। बच्चों ये कहां से आया है? अब ये देखो, कोई बेबी होता है, राइट, और बेबी का जो टीथ आना स्टार्ट होता है, इट इज टीथ मतलब स्टार्टिंग में टीथ जब आता है, राइट, तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। ये काइंड ऑफ, इट इज नेचुरल बट इट इज पेनफुल स्टेज। सम तरह कई बच्चों को बहुत ज्यादा उस समय पेन होता है। तो टीथिंग प्रॉब्लम मतलब शुरुआती दिक्कतें। क्या हुआ इसका मतलब? जैसे कि नई कोई चीज शुरुआत करते हो और उस समय जो जो जनरल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि कोई आप बिजनेस स्टार्ट किए, राइट, तो आप बिजनेस जब स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा आइडिया नहीं लगेगा। जब आप बिजनेस कर रहे हो क्या क्या चाहिए, धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा। सपोज आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो या होटल खोलते हो, राइट, तो शेफ कैसा होना चाहिए, या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, या क्या कैसा मैनेजमेंट है, वो ये सब जनरल प्रॉब्लम्स है। दीज आर द टीथिंग प्रॉब्लम्स एंड दोज हु उसको पार कर जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, राइट। तो कोई चीज में शुरुआती दिक्कतें या नई चीज शुरुआत करने से पहले जो सामान्य जो दिक्कतें होती है उसको हम टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इनिशियल प्रॉब्लम और इशू दैट अकर्स व्हेन समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग और बीइंग डेवलप्ड। कोई नई चीज आप कर रहे हो और शुरू में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको टीथिंग प्रॉब्लम कहा जाता है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्कूल्स न्यू ऑनलाइन पोर्टल हैड सम टीथिंग प्रॉब्लम्स बट इट इज वर्किंग स्मूथली नाउ। जब स्कूल का नया ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हुआ था तो उसमें कुछ सामान्य दिक्कतें थी, बट अब जो है बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। समझ गए? तो टीथिंग प्रॉब्लम मतलब शुरुआती दिक्कतें। अब जो है टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। अब बच्चों पहले क्या होता था, यहां जो वुल्फ है हंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। पहले जो पुरानी कहानियां होती थी उसमें क्या होता था, वुल्फ जब डोर पे आ गए इसका मतलब या तो खतरा है या भूखा, स्टारवेशन आ गया है आपके दरवाजे पे, राइट। तो लोग क्या करते थे, वुल्फ को दरवाजे से पे आने ही नहीं देते थे, राइट। तो इसका मतलब, सो दिस इडियम मीन्स डूइंग व्हाट यू कैन टू सर्वाइव। जो सर्वाइव के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको, इसका मतलब हो गया यू आर कीपिंग द वोल्फ फ्रॉम द डोर। अब जैसे इसको भूखा आप नहीं रहो, या कोई भूखा, यहां कहने का मतलब है कि सरवाइव करना, राइट, गुजारा करना, बड़ी मुश्किलें, बहुत बड़ी मुश्किल से जरूरतें पूरी करना, खासकर भूख से बचने के लिए, राइट। तो जब भूख से बचने के लिए कोई चीज आप कर रहे हो, मीन्स यू आर सर्वाइविंग and you are a kind of you are managing to survive or meet basic needs, especially by avoiding hungers and extreme poverty, right। इसका मतलब क्या हो गया, जो टू मैनेज टू सर्वाइव एंड मीट बेसिक नीड्स, राइट। आप जो बेसिक नीड्स है उसको मैनेज कर रहे हो, स्पेशली बाय अवॉइडिंग हंगर और एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाइल स्टडिंग इन कॉलेज शी टुक अप अ पार्ट टाइम जॉब जस्ट टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। अब देखो, कोई कोई बच्चे गरीब है, एक बच्चा जो गरीब है कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने पार्ट टाइम जॉब किया, क्यों? अब मान लेते हैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करता
और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो उसको फीस भरना है, उसका अपना एक बेसिक नीड्स है, तो उसको कहां से फुलफिल करता है? दैट्स वाई शी टुक अप अ पार्ट टाइम जॉब जस्ट टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। एक जो एक्सट्रीम पॉवर्टी ना आ जाए, भूखा ना रहे, या बेसिक नीड्स को कैसे वो मीट करे, या फिर उसको कैसे सरवाइव करने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब किया। तो जब भी इस सेंस में हो तो आप इसको टिक करोगे, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट 34th है बच्चों, सीज द नेटल। सीज द नेटल, नेटल जो होता है इसको एक बिच्छू प्लांट कहते हैं। नेटल इसका एक ऐसा होता है जो जब उसके आप प्लांट्स को टच करोगे ना तो लगेगा जो कुछ चुभ गया है, लेकिन जैसे ही तुमने ग्रैब कर लिया जोर से तो फिर वो हर्ट करना कम हो जाएगा, राइट। तो सीज द नेटल, नेटल एक प्लांट है, फिर में उसको बिच्छू प्लांट कहा जाता है, या अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है उसका। तो जब उसको आप सीज करते हो, पकड़ते हो, तो इनिशियली आपको स्टिंग स्टिंग करता है, स्टिंग मतलब चुभता है, लेकिन आपने उसको जोर से पकड़ लिया तो फिर वो हर्ट करना कम कर देता है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका आइडिया यहीं से है, जो डील द प्रॉब्लम बोल्डली इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम। अब आपने पहले जैसे ही चुभा छोड़ देते तो क्या होता, आप उसको पकड़ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही उसको फॉर्मली पकड़ा मतलब बोल्डली प्रॉब्लम को फेस किया, राइट, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम। तो सीज द नेटल मतलब यही हुआ, कठिनाई का साहसपूर्ण सामना करना या मुश्किल स्थिति को बहादुरी से संभालना। कोई मुश्किल स्थिति आ गया है, राइट, मान लेते हैं जो, चलो आप बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हो, राइट, और आपके एक रिश्तेदार का देहांत हो गया, और ये जो टूर्नामेंट है वो आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दैट टाइम यू हैव टू सीज द नेटल। आपको बोल्डली उस प्रॉब्लम को, अब जैसे भी हो, यू नीड टू टैकल द डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। जो भी डिफिकल्ट या अप्लीजेंट सिचुएशन है उसको करेज और डिटर्मिनेशन से टैकल करना है, राइट। तो चलो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द टफ मैथ टॉपिक, शी डिसाइडेड टू सीज द नेटल एंड आस्क फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। मान लेते हैं जो मैथ का एक बहुत ही टफ टॉपिक है मैथ में, तो उसको अवॉइड करने के बजाय उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम को बोल्डली फेस किया जाए, और उन्होंने आस्क फॉर एक्स्ट्रा हेल्प, टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प के लिए पूछा। तो सीज द नेटल मतलब किसी भी मुश्किल स्थिति को बहादुरी से संभालना या कठिनाई का साहसपूर्ण सामना करना। नेक्स्ट जो है बच्चों 35, वे एंकर। वे एंकर, एंकर समझते हो क्या होता है? एंकर मतलब क्या होता है, जो अ काइंड ऑफ शिप जो होता है ना, उसमें ये एंकर होता है बच्चों। इफ अगेन आई वांट टू से कि इफ यू लाइक द सेशन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। of course it's a kind of courage, encouragement for us, and it gives a courage, and it motivate us to make good quality lecture for your exam, for your English section, for all exam, right, जहां भी इंग्लिश पूछा जाता है। और जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें इफ यू लाइक द सेशन, राइट। लाइक तो जरूर ही कर दे, कमेंट करना मत भूले, ठीक है। तो वे एंकर मतलब क्या हुआ, जो अब मान लेते हैं, अब जब आप शिप में देखते होगे, जब यात्रा प्रारंभ करता है तो एंकर को यू नो उसको क्या होता है, लिफ्ट किया जाता है, राइट। फ्रॉम सेलिंग, वे मीन्स टू लिफ्ट, सो वे एंकर मीन्स टू लिफ्ट द एंकर एंड स्टार्ट मूविंग द शिप, मतलब उसको हटाया जाता है, राइट। तो इसका मतलब हो गया जो यात्रा को प्रारंभ करना। जब यात्रा के लिए आप रवाना होते हो तो वे एंकर कहा जाता है, कहीं से कहीं प्रस्थान करने की तैयारी करना, राइट। एग्जाम्पल जैसे इसका इंग्लिश देख लेते हैं, टू प्रिपेयर टू लीव और सेट आउट स्पेशली टू बिगिन अ जर्नी, कोई चीज प्रारंभ करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर फिनिशिंग देयर फाइनल एग्जाम द ग्रुप वेट एंकर एंड लेफ्ट फॉर द लॉन्ग अवेटेड रोड ट्रिप। जैसे एग्जाम खत्म हुआ, जो ग्रुप है, बच्चों का जो ग्रुप होगा, वो यात्रा प्रारंभ किया कहाँ के लिए, जो लॉन्ग अवेटेड रोड ट्रिप, बहुत पहले से वो चाहते थे रोड ट्रिप, उसके लिए वो यात्रा प्रारंभ किया। अब जो 36 जो हम देखते हैं, 36, हाँ, सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस, अब सम मतलब क्या हुआ, सम मतलब टोटल, क्या हुआ, सम मतलब टोटल, राइट। सम मीन्स टोटल एंड सब्सटेंस मीन्स कोई भी, जो कोई भी चीज का कोर या एसेंस। आप समझ रहे हो, एसेंस मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो जो मेन मुद्दा है, राइट।
तो सम एंड सब्सटेंस मतलब सारांश या मुख्य बात या मूल भाव, कोई चीज का मूल भाव क्या हो गया, द मेन आइडिया और एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। आप समझ रहे हो, जैसे कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच वाज वर्क हार्ड, स्टे फोकस एंड नेवर गिव अप। अब जैसे कि कोई आदमी 15 मिनट स्पीच दिया, राइट, तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द सम एंड सब्सटेंसेज ऑफ हिज स्पीच, मतलब मूल बातें क्या है, सम एंड सब्सटेंसेज मींस मूल बातें क्या है। तो आप कहोगे जो सम एंड सब्सटेंस, इसके जो स्पीच का सम एंड सब्सटेंस ये है, वर्क हार्ड, स्टे फोकस एंड नेवर गिव अप। मींस मूल मूल बात या मूल भाव या मुख्य बातें या सारांश, ठीक है। 37th है कुशी जॉब, कुशी जॉब। अब बच्चों कुशी जॉब मींस क्या होता है, जो देखो इसका मीनिंग एक, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, जो ये ब्रिटिश जब इंडिया आए थे, राइट, तो खुशी जो होता है ना, खुशी, खुशी मतलब हम लोग क्या होता है, जो प्लेजेंट या काइंड ऑफ जो जो हम लोग प्रसन्न रहते हैं, तो खुशी से ये खुशी आया है, राइट, क्योंकि वो लोग खुशी बोल नहीं सकते हैं तो खुशी खुशी बोलने लगा, तो ये यहीं से आया है। मींस ऐसा जॉब जो आरामदायक नौकरी हो, ऐसा नौकरी जिसमें मेहनत कम हो और लाभ ज्यादा हो, राइट, तो उसको खुशी जॉब कहते हैं, क्योंकि खुशी वो कह नहीं सकता था, हैप्पी और प्लेजेंट जिसका मतलब होता है, तो फिर वो क्या कहने लगा, खुशी, ठीक है। तो अ जॉब दैट इज इजी टू डू यूजुअली पेज वेल विद लिटिल स्ट्रेस और हार्ड वर्क, ऐसा काम जो आरामदायक हो, ठीक है। अब जैसे कि कई लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, राइट, तो एवरीवन थिंक्स कि बीइंग यूट्यूबर इज अ कुशी जॉब, बट दे डोंट सी द एडिटिंग एंड लेट नाइट अपलोड्स। मैं ये एक एग्जांपल बनाया हूं, जो यूट्यूबर सब बनना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है जो ये एक कुशी जॉब है, लेकिन दे डोंट सी द एडिटिंग एंड लेट नाइट अपलोड्स, उनको पता ही नहीं है जो इसमें क्या परेशानियां है, राइट। तो कुशी जॉब मींस आरामदायक नौकरी या ऐसा नौकरी जिसमें कम मेहनत लगता हो, उसको हम कुशी जॉब कहते हैं, राइट, ये ब्रिटिशर्स बोलते थे। 38 अ रिफ्ट इन द ल्यूट। बच्चों ल्यूट का मतलब क्या होता है, ल्यूट जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। अब जो है उसमें स्मॉल क्रैक आ गया, रिफ्ट मतलब क्रैक, तो ये जो म्यूजिक को बिल्कुल र्यून कर दिया, मतलब जो इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी म्यूजिक निकलेगा वो बिल्कुल बेकार होगा, ठीक है। तो ये यहीं से आया है, छोटी सी दरार जो आगे चलकर बहुत परेशानी बन जाए, ऐसा मनमुटाव जो किसी अच्छे रिश्ते में खटास ला दे। कहने का मतलब स्मॉल रिफ्ट इन द ल्यूट मतलब वो स्मॉल डिसएग्रीमेंट और प्रॉब्लम दैट यदि इफ इग्नोर्ड, यदि इग्नोर कर दिए, कैन ग्रो एंड र्यून हार्मनी और रिलेशनशिप। जो ऐसा दरार या ऐसा डिसएग्रीमेंट, ऐसा मनमुटाव, जो ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जिसको इग्नोर कर दिए तो बाद में वो ज्यादा बड़ा हो सकता है और आपके रिलेशन को बर्बाद कर दे, आपको परेशानी ला दे, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, दे यूज टू बी रियली क्लोज बट एवर सिंस दैट मिसअंडरस्टैंडिंग देयर हैज बीन अ रिफ्ट इन अ ल्यूट। अब देखो, अब दो दोस्त साथ रहते थे, दोनों हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन एक जब से ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो दोनों के बीच अब क्या है, देयर हैज बीन अ रिफ्ट इन द ल्यूट, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा परेशानी बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है 39th, थ्रू अ सैपनर, राइट, सैपनर, राइट, इसका सैपनर मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरह से ये एक क्या है, जो मैं आपको बताऊं, एक टूल है रिंच की तरह, रिंच जो होता है, राइट, सैपनर, सैपनर, राइट, हाँ। तो अब कोई चीज को आप ये समझो ना, जो आप मशीन ठीक कर, जो कोई कार का आप सर्विसिंग कर रहे हो, या फिर उसमें कोई रिंच फेंक दे या कोई टूल्स उसमें फेंक दे, तो क्या होगा, ये काम में अड़चन हो गया, ठीक है। तो अड़चन डालना या कोई योजना में बाधा उत्पन्न करना, इसका टू कॉज अ डिसरप्शन और ऑब्स्टेकल इन प्लान प्रोग्रेस और सिस्टम। कोई 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 बंदा थ्रू स्नैपनर सैपनर जो कर रहा है, इसका मतलब ये आपके काम में बाधा डाल रहा है, अड़चन डाल रहा है, राइट। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी वर ऑल सेट टू प्रेजेंट बट रोहन थ्रू अ शैपनर बाय फॉरगेटिंग द यूएसबी विद द स्लाइड शो। अब आप एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले थे, राइट, आपके टीम में बहुत सारे लोग थे, उसमें एक रोहन भी था जिसका काम था
जो वो स्लाइड शो को चलाता कंप्यूटर पे, लेकिन वो यूएसबी ही लाना भूल गया। तो व्हाट ही डिड, ही थ्रू अ शैर्पनर, राइट। तो बाधा उत्पन्न करना या योजना में बाधा उत्पन्न करना या अड़चन डालना, उसको कहते हैं थ्रू अ शैर्पनर। नेक्स्ट है बच्चों, टू बीट द एयर। अब देख लो आप, ये कहां से आ रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ है। अब यू आर हिटिंग द एम्प्टी एयर, नो इफेक्ट नो रिजल्ट, ऑफन यूज्ड इन ओल्ड राइटिंग्स टू डिस्क्राइब वेस्टेड एफर्ट। अब हवा में आप लाठी को, हवा को पीट रहे हो, मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा है। मीन्स यू आर मेकिंग यूजलेस एफर्ट और फाइट इन वेन, बेकार में आप मेहनत कर रहे हो, यूजलेस एफर्ट लगा रहे हो, राइट। व्यर्थ प्रयास करना, ऐसा मेहनत करना जिसका कोई परिणाम ही ना निकले, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया टू बीट द एयर। एग्जाम्पल देखते हैं, ही केप्ट आर्ग्यूइंग विद द टीचर अबाउट द ग्रेड बट इट वाज लाइक अ बीटिंग द एयर, द मार्क्स वर फाइनल। अब आप मानते हो जो किसी आपके एग्जाम में कम मार्क्स आया है, राइट, और आप टीचर से आर्ग्यू कर रहे हो और टीचर ने ये कह दिया जो भाई ये बिल्कुल यू आर बीटिंग द एयर, बिकॉज आपके ऑलरेडी सब कुछ हो चुके हैं, मार्क्स, दिस मार्क्स इज फाइनल, देयर इज नो चेंज। So you are arguing with the teacher about the grade, but it was like a beating the air. The marks were final. जो marks आपको मिला यही final है, उसमें कोई changes नहीं होने वाला। But इतना जानते हुए भी आप टीचर से आर्ग्यू कर रहे हो, तो you are beating the air. You are making useless effort. उसको हम कहते हैं beat the air. Now 41 बच्चों, इसका to keep the pot boiling. अब देखो, वो जो पॉट है, वो जो गैस स्टोव पे है, उसको आप पॉट को बॉइलिंग कंटिन्यू है, ये इसका मतलब ये हुआ, जो यूज टू मीन कीप थिंग्स एक्टिव और कंटिन्यू, कोई चीज को समथिंग कंटिन्यू, स्पेशली एन एक्टिविटी, कन्वर्सेशन, सोर्स ऑफ इनकम। कोई भी चीज कंटिन्यू है, कोई गतिविधि या स्थिति चालू है, राइट, या आय, ऐसा चीज जिससे आय बनी रहे, तो इसको हम कहते हैं, इसका अलग अलग सेंस में भी मीनिंग होता है, राइट। तो इसको कहते हैं टू कीप द पॉट बॉइलिंग। इवन ड्यूरिंग हॉलीडे शी टुक अप ट्यूटरिंग जॉब टू कीप द पॉट बॉइलिंग एंड अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। अब टीचर है एक, मान लेते हैं, राइट, और टीचर क्या है, हॉलीडे था, छुट्टी का दिन था, लेकिन उन्होंने ये ट्यूशन लेना स्टार्ट किया, जो कि टू कीप द पॉट बॉइलिंग, जो कि कुछ इनकम, एक्स्ट्रा मनी आते रहे, राइट। तो जो टू कीप समथिंग गोइंग, कुछ चीज, जो ऐसा चीज जो चलता रहे, जैसे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम या कोई एक्टिविटी या कोई कन्वर्सेशन, तो जस्ट आप कह सकते हो कीप द पॉट बॉइलिंग, राइट। 42 है बच्चों, टू पैडल वंस ओन कनू। कनू क्या होता है पता है बच्चों, ये एक तरह का जो आप देखते होगे नाव होता है, जिसमें एक ही बंदा बैठा होता है, बहुत छोटा होता है, इसको कनू बोला जाता है। तो टू पैडल वंस ओन कनू, आप अपना जो कनू है, नाव है, खुद पैडल कर रहे हो, मतलब आप अपना काम खुद कर रहे हो, आप दूसरे पर निर्भर ना हो, आप स्वावलंबी हो, राइट। टू बी इंडिपेंडेंट, टेक केयर ऑफ वन सेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स, आप दूसरे पर डिपेंड ना हो, आप खुद पे ही, यू आर सेल्फ ओन, और खुद आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, राइट। तो उसको कहते हैं टू पैडल वंस ओन कनू, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर मूविंग अ न्यू सिटी फॉर कॉलेज, प्रिया हैड टू लर्न हाउ टू पैडल हर ओन कनू फ्रॉम कुकिंग टू बजटिंग। अब तक वो प्रिया नाम की लड़की थी, अपने माँ बाप के साथ रहती थी, तब तक तो सब कुछ माँ बाप करते थे, लेकिन अब दूसरे सिटी कॉलेज के लिए गई है, अब उसको, प्रिया हैड टू लर्न हाउ टू पैडल हर ओन कनू फ्रॉम कुकिंग टू बजटिंग, अपना स्वावलंबी बनना पड़ रहा है, किस चीज में, कुक खुद कर रही है, पैसों का इंतजाम खुद कर रही है, सब कुछ खुद कर रही है, तो उसको कहते हैं टू पैडल ओन कनू, राइट। अब 43 जो है बच्चों, अ ग्रीन हॉर्न। अब ये ग्रीन हॉर्न कहां से आया है, इन द पास्ट, पहले क्या होता था, जो यंग एनिमल, मतलब जो छोटे छोटे एनिमल होते थे, विद न्यू हॉर्न, जो कि न्यू हॉर्न ग्रीन हुआ करते थे, ठीक है, उसको अक्सर कैसे देखा जाता था, कमजोर और इन एक्सपीरियंस्ड, ऐसे एनिमल, जो छोटे एनिमल होते थे, जिसके जो नए जो सिंग होते थे, जिसको कभी वो ग्रीन भी होता था, नया सिंग, जो भी आप कह लो, वैसे एनिमल को क्या देखा जाता था, क्या क्या कहा जाता था कि ये क्या है, अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है, या फिर वीक है, ठीक है। तो ये यहीं से आया है, पीपल हु आर न्यू टू समथिंग, राइट। जो नवसिखिया, नया या कच्चा व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, उसको ग्रीन हॉर्न कहते हैं। अ पर्सन हु इज न्यू टू समथिंग एंड लैक एक्सपीरियंस, जो बिगनर है, उसको क्या कह सकते हो आप, अ ग्रीन हॉर्न। जैसे कि एग्जांपल,
When I joined the robotic club, I was such a greenhorn. I didn't even know how to hold a soldering iron, right? अब आपने रोबोटिक्स का क्लब ज्वाइन किया और आपको कुछ पता ही नहीं था उस समय, मीन्स रोबोटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, मीन्स यू आर जस्ट अ ग्रीन हॉर्न। क्या थे आप? ग्रीन हॉर्न। बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति, नवसिखिया जो नया में कुछ सीख रहा हो, नया और कच्चा व्यक्ति। ठीक है, तो ये बच्चों 43 नंबर था। अब हम लोग 44 की बात कर लें। हेड्स विल रोल, ये गलती है, हेड्स विल रोल, राइट बच्चों। इफ यू लाइक दिस सेशन, इफ यू लाइक द वे द थिंग इज बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर यू, तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड इफ यू वांट समथिंग, यू जरूर आप कमेंट में लिखो जो क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। ऑफ कोर्स वी आर हियर। और आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें इंग्लिश है, ये जो चैनल है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हम लोग ग्रामर, वोकैब में इडियम्स, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटो, साइनो, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सब कुछ लेके आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। हेड्स विल रोल, अब देखो ना, हेड्स विल रोल पहले क्या होता था, जो इन ओल्ड टाइम पीपल वर बिहेडेड एज पनिशमेंट, मतलब लोगों की गर्दन काट दी जाती थी, राइट, और उसको ये ऐसा सजा हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कहने का मतलब, धीरे धीरे लोग इसको कहने लगे हेड्स विल रोल, इसका मतलब टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। बाद में इन टाइम ये क्या हो गया, जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फेस करेगा उसको, उस सेंस में उसको कहने लगा हेड्स विल रोल, जैसे कि कड़ी सजा दी जाएगी, या लोगों को अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी को बर्खास्त किया जाएगा, इस सब सेंस में हेड्स विल रोल कहा जाएगा। एग्जांपल देख लो, when the school science project caught fire due to negligence, the principal warned that head would roll। अब आपके स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट था और किसी की नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही कारण उसमें आग पकड़ लिया, राइट, तो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, प्रिंसिपल वार्न किया सबको कि हेड्स विल रोल, मींस तुम सब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, सबको कड़ी सजा दी जाएगी, इस तरह से, राइट। इसको यूज टू से दैट पीपल विल बी पनिश्ड और फायर्ड स्पेशली व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग और अ सीरियस मिस्टेक हैज बीन मेड, राइट, तो उसको कहा जाता है हेड्स विल रोल, जो कड़ी सजा भुगतना। ठीक है बच्चों, अब 45 हम लोग देख लेते हैं, वोल्फ इन द शिप क्लोथिंग। अब देख लो ना, जो ये बाइबल स्टोरी से आया है, राइट, इसका ये वार्निंग दैट पीपल प्रिटेंड टू बी गुड लाइक शिप। शिप जो है किस चीज का को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे लोगों का, शिप अच्छे लोगों का, और वुल्फ है बुरे लोगों का। अब जो है बुरा लोग अच्छे लोगों के क्लोथिंग में है, मतलब डिस्गाइज्ड आप कह सकते हो उसमें है। ठीक है, तो भीतर से धोखेबाज पर बाहर से मासूम दिखने वाले व्यक्ति, कई सारे आपके रिश्तेदार होंगे, कई सारे आपके दोस्त होंगे, जो क्या होगा, भीतर से तो चाहेगा जो वो कभी कुछ ना कर पाए, लेकिन जैसे ही तुमको मिल गया, अरे क्या हाल है, बिल्कुल दिन ब दिन पतले होते जा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया, या चालाक और कपटी इंसान जो भोलेपन का दिखावा करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट फर्स्ट ही सीम्ड लाइक अ फ्रेंडली क्लासमेट बट आफ्टर चीटिंग इंसिडेंट वी रियलाइज ही वाज अ वुल्फ इन द शिप क्लोथिंग। मतलब ऐसे शुरू में तो वो एक जो है, जो भी ही किसी के लिए हो सकता है, वो फ्रेंडली क्लासमेट लगा, लेकिन जो चीटिंग इंसिडेंट हुआ उसके बाद सबको पता लग गया जो ये जो है वुल्फ इन द शिप क्लोथिंग है, राइट। समवन हु अपीयर्स काइंड एंड हार्मलेस, जो प्रतीत होता है दयालु है, हार्मलेस है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, डेंजरस है और डिसीटफुल है, धोखेबाज है। तो धोखेबाज लोगों के लिए, जो ऊपर से मासूम दिखे और अंदर से धोखेबाज हो, उसको क्या कहोगे, वुल्फ इन द शिप क्लोथिंग। ठीक है, 46 है इन द ऑफिंग। अब ऑफिंग क्या होता है बच्चों, ऑफिंग क्या होता है, जब आप समुद्र किनारे जाओगे, ठीक है, तो कुछ एरिया होता है, मान लेते हैं ये समुद्र है, ठीक है, सॉरी ये किनारा है और ये समुद्र है, तो ये तुम जहां तक देख पाते हो, मतलब शिप मान लेते हैं कहीं से आ रहा है और तुमने देख लिया जो यहां शिप पहुंच गई है, राइट, तो इस एरिया को ऑफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफिंग कहते हैं। तो ये यहीं से आया है कि द फ्रेज केम टू मीन दैट समथिंग लाइकली टू हैपन सून, मतलब अब शिप आने वाला है, लाइकली टू कम, लाइकली टू हैपन सून, मतलब भविष्य जल्दी होने वाला। अब इसका सेंस आप निकालो, निकट भविष्य में संभावित, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन द ऑफिंग समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन सून और इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन
द नियर फ्यूचर, ऐसा चीज जो निकट भविष्य में होने वाला हो, ऐसा चीज जो जल्दी ही होने वाला हो, उसको कहते हैं इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग। अब ये चीज समझ में आ गई होंगी। 47th का पिन मनी। बच्चों पिन मनी क्या होता है, पुराने टाइम में क्या होता था, ये सब जो है वो ब्रिटिशर्स या फिर जहां भी इंग्लिश बोला जाता है उनका इतिहास है, ये अपने यहाँ की बात ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अपना लैंग्वेज है ही नहीं, राइट। तो ये यहीं से है, इसलिए पिन यही इन्हीं लोगों का एग्जाम्पल है। पिन मनी क्या होता था, पहले जो औरतें होती थी वो उसको पैसे दिया जाता था पिन खरीदने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, ठीक है। अब जो है हस्बैंड जो है गेव देम पिन मनी फॉर लिटिल पर्सनल नीड्स। जो धीरे धीरे क्या हुआ, जो हस्बैंड जो वो पैसा देने लगा उसके पर्सनल नीड के लिए, जो कि बहुत ही कम होता था, बहुत ज्यादा नहीं होता था, तो उसको पिन मनी कहने लगा, ठीक है। धीरे धीरे उसको पिन मनी। तो जो भी थोड़ी बहुत जेब खर्च के लिए रकम, छोटे मोटे खर्चों के लिए कमाई की गई छोटी सी राशि, वहीं से आ गया है पिन मनी, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑफन यूज फॉर माइनर और पर्सनल एक्सपेंसेस, नॉट अ लार्ज इनकम। बहुत ज्यादा पैसा नहीं, छोटा पैसा जो जेब खर्च के लिए हो, उसको पिन मनी कहते हैं। शी स्टार्टेड सेलिंग होममेड की चेन ऑनलाइन जस्ट टू अर्न सम पिन मनी फॉर स्नैक्स एंड स्टेशनरी। अब है उन्होंने कुछ, अब छोटे, अब एग्जांपल से ये समझो ना, जो अपने छोटे खर्च को, जैसे स्टेशनरी स्नैक्स, पैसे निकालने के लिए उन्होंने ऑनलाइन कुछ घर का बना हुआ बेचना स्टार्ट कर दिया। तो जब छोटी रकम हो, जो जेब खर्च के लिए हो या कुछ छोटी मोटी जरूरत के लिए हो, जो आपको मिल रहा हो, उसको पिन मनी कहते हैं, राइट। अब 48 जो है बच्चों, टू कट द क्रैकल। क्रैकल, क्रैकल क्या होता है, अब देखो, अब तो आप लोग न्यू जनरेशन के हो, पहले क्या होता था, रेडियो हुआ करता था, ठीक है। और रेडियो में एक एंटीना हुआ करता था, तो जब साफ नहीं आवाज आ रही है, घर 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 की आवाज आती थी, उसको क्रैकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैकल। तो वो यहीं से आया है। इसका मतलब है कट द क्रैकल, मतलब टू रिमूव द नॉइज एंड लिसन टू रियल मैसेज। अब रेडियो में जो वहां कुछ बातें हो रही है, मान लेते हैं कन्वर्सेशन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर किसी रेडियो स्टेशन पे आया है और कुछ वो मैसेज दे रहा है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आंसर दे रहा है, लेकिन आप रेडियो पे सुन रहे थे और उसके साथ कुछ घरघराहट की आवाज भी आ रही थी, तो आप रियल मैसेज सुन ही नहीं पा रहे हो। तो कट द क्रैकल मतलब उस घरघराहट वाली आवाज को कम करना और रियल मैसेज सुनना। अब ये यहीं से आया है। नाउ इट इज यूज टू स्कीप द चैटर। अब इसका मतलब ये हो गया, जो अब कट द क्रैकल मतलब बेकार की बातें बंद करके काम की बात करना या सीधे मुद्दे पर आना, ठीक है। अब उसको क्या कहते हैं, कट द क्रैकल। जैसे कि ड्यूरिंग द ग्रुप मीटिंग टीचर सेड लेट्स कट द क्रैकल एंड डिस्कस योर एक्चुअल प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। अब तुम एक प्रोजेक्ट पे आए हो, ठीक है, अब आपस में ही इधर उधर की बातें कर रहे हो। अब टीचर आया, टीचर बोला बच्चों लेट्स कट द क्रैकल एंड डिस्कस योर एक्चुअल प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की बात करो, इधर उधर की बातें ना करो। तो यही मतलब हो गया, टू स्टॉप द स्मॉल टॉक एंड और अननेसेसरी चैटर एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। बिल्कुल मुद्दे पर आ जाना, बेकार की बात बंद करके काम की बात करना, उसको कट द क्रैकल कहते हैं। 49th जो है बच्चों, टू क्लियर द डेक्स। डेक्स क्या होता है, शिप आप देखे हो, जो वॉरशिप जो होता है, वो आगे का जो भाग होता है ना, उसको डेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेक कहा जाता है। अब मान लेते हैं जो वॉर हो गया, तो ये जो एरिया वो क्लियर करेगा, उसको हटाएगा, ठीक है। तो ये यहीं से आया है। कोई जरूरी काम शुरू करने से पहले सभी बाधाएं हटाना, महत्वपूर्ण काम करने के लिए पूरी तरह तैयार होना, तैयार करना या जगह बनाना, ठीक है। अब इसका देख लो, टू फिनिश और रिमूव ऑल अदर टास्क सो यू कैन फोकस ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट, टू प्रिपेयर फॉर एक्शन। टू क्लियर द डेस्क का मतलब हो गया, जो भी छोटी मोटी काम है, प्रॉब्लम्स है, सबको हटा करके और आप रियली, सॉरी, इन रियल सेंस में कोई बड़े काम के लिए तैयार हो गए हो, उसको कहते हैं टू क्लियर द डेक। जरूरी काम शुरू करने से पहले सभी बाधाएं हटाना, महत्वपूर्ण काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना या जगह बनाना, उसको क्या कहते हैं, क्लियर द डेक। एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग रिवीजन फॉर फाइनल, शी क्लियर द डेस्क बाय क्लीनिंग हर स्टडी स्पेस एंड फिनिशिंग ऑल पेंडिंग होमवर्क। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, बिफोर स्टार्टिंग रिवीजन फॉर फाइनल, फाइनल के लिए फाइनल के लिए रिवीजन स्टार्ट करने से पहले शी क्लियर द डेक बाय क्लीनिंग हर स्टडी स्पेस। सबसे पहले तो वो अपने स्टडी स्पेस को क्लीन किया, एंड फिनिशिंग ऑल पेंडिंग होमवर्क, जितने भी
पेंडिंग होमवर्क थे सबको क्लीन किया। इसका मतलब ये समझ गए छोटी मोटी काम को खत्म करके जो रियल काम है उसके लिए तैयार होना, ठीक है, टू क्लियर द डेक। और आज का जो लास्ट है बच्चों, ये हम देखते हैं 50 का, क्रीचर कंफर्ट्स। क्या है क्रीचर? क्रीचर मतलब जानते हो क्या होता है? क्रीचर मीन्स होता है लिविंग बीइंग लाइक ह्यूमन, और कंफर्ट मतलब पता ही है, कोई चीज जो आपके लाइफ को आसान बना दे, ठीक है। तो आरामदायक चीज जो आपके जीवन को सुखद बनाती हो, या फिर ऐसी सुविधाएं जैसे अच्छा खाना, आरामदायक बिस्तर, ये सब क्या हो गया? क्रीचर कंफर्ट, राइट। आप बहुत गद्देदार सोफा है आपके पास, बहुत बड़ी कार है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, मीन्स क्रीचर कंफर्ट हो गया। द बेसिक थिंग्स दैट लाइफ मेक प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल लाइक गुड फूड, कोजी क्लोथ्स एंड वार्म बेड, राइट, बेड। अब एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग हॉस्टल लाइफ शी मिस्ड ऑल द क्रीचर कंफर्ट्स ऑफ होम, स्पेशली मॉम्स फूड एंड हर सॉफ्ट ब्लैंकेट। अब कहते हैं क्रीचर कंफर्ट मीन्स ऐसा आरामदायक चीज जो आपके जीवन को सुख मतलब बनाता हो। अब हॉस्टल लाइफ के दौरान शी, वह जो है अपने घर के जितने भी क्रीचर कंफर्ट थे सबको मिस किया, जैसे कि माँ का बना हुआ खाना या हर सॉफ्ट ब्लैंकेट, क्योंकि हॉस्टल में तो आपके माँ का बना हुआ खाना और आपका सॉफ्ट ब्लैंकेट तो नहीं रहेगा, वहां आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, क्रीचर कंफर्ट का मतलब होता है जो ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को सुखद बनाती हो और अच्छा बनाती हो। बच्चों इस तरह से हमने टोटल जो है 100 अभी तक इडियम्स एंड फ्रेजेस किया है। लेक्चर नंबर 1 में 50 है, और लेक्चर 2 में जो है 25, और लेक्चर 3 जो आज का है 25। अब जो आगे से जो लेक्चर होगा बच्चों, ये 101 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टोटल 1500 हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस विद ओरिजिन कर रहे हैं। इसका मीनिंग हिंदी, इंग्लिश, एग्जांपल सब कुछ। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून, एंड अगेन इट इज बीइंग रिक्वेस्टेड दैट यू सब्सक्राइब, डू मेक श्योर, आप बिल्कुल ये सुनिश्चित करें जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।